अब जो 4 जून को रिजल्ट्स आ चुके हैं और लोगों ने अपनी सरकार का भी फैसला कर लिया है, तो आपको बता दें कि इस 18th लोकसभा इलेक्शंस के बाद पहली बार हुए पार्लियामेंट सेशन में काफी हलचल देखने को मिली है, जहां मिनिस्टर्स ने खुलेआम बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए हैं। भले सरकार बन गई है, पर लोग इस पीरियड में हुए एक्शंस और हेट स्पीचेस को भूल नहीं पा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस मामले में सीनियर एडवोकेट्स और फॉर्मर जजेस भी शामिल दिखे हैं। एक और रीजन जो यूनियन के खिलाफ आक्रोश दिखाने का लोगों को मिला है, वो है नए क्रिमिनल लॉज की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, जो 1 जुलाई से होने वाली है और जिसको डिले करने से यूनियन ने साफ मना किया है। इस बारे में सीनियर एडवोकेट सच एस कपिल सिब्बल से लेकर इंदिरा जयसिंह और अब बीसीआई भी शामिल है, तो वक्त ही बताएगा कि 1 जुलाई को क्या होगा। लेकिन आपको बता दें कि इन सब के बीच सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है, ने न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट को फटकारते हुए क्या कहा है और कैसे बीजेपी के अंडर सारे इंस्टीट्यूशंस खतरे में हैं, आगे देखते हैं। असल में रूलिंग गवर्नमेंट पर उंगली अभी बीते दिन पार्लियामेंट सेशन में उठी थी, जब जून 26, 2024 को ओम बिरला, जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा के रूप में री इलेक्ट हुए थे, ने रीड आउट अ रेजोल्यूशन इन द हाउस on the 1975 emergency. The resolution blamed Congress for suppressing the rights of the people, attacking the principles of democracy. इस मामले में जहां कांग्रेस तो लोकसभा स्पीकर को फटकार रही ही है, वही आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में फटकारते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि लोकसभा स्पीकर took us back 49 years, reminding us about the emergency, forgot about the present and undeclared emergency. Far more toxic, vicious, where almost all institutions are in ICU. At least learn from history. अब चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे इस मामले में रूलिंग गवर्नमेंट को फटकार लगाई है और कहा है कि किन कारणों की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी इस साल हारे हैं। One thing that we've not mentioned is that the Hindu-Muslim rhetoric, anti-Muslim rhetoric, really never worked. Never worked. Never worked. And will not work again. Will not work again, right? And thank God for it, Right. that they are reduced to 240, that they'll not be able to propagate that in the years to come. But apart from that, there's another very important factor which I think resulted in Modi's downsizing. The kind of speeches he made, talking about Mangal Sutra, Hindu-Muslim. Buffaloes. Your bank balance will be taken away, the tutti in your house will be taken away. Now, ordinary people watching this realize that what's happened to our Prime Minister, right? And they were wondering as to why a Prime Minister of a country is saying this. Now the reason why they won the 2019 was the capture of the mainstream media. And the reason why they lost 2024, that they could not capture the social media. अब जैसा कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि भले 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी जीत गए थे, पर 2024 में वे इसी वजह से हार गए थे क्योंकि सोशल मीडिया को वे कैप्चर नहीं कर पाए थे। और इस बारे में एक आर्टिकल में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्टेट किया है कि too much of Modi and too little delivery on the ground made Modi a controversial character. His faults were depicted on every social media platform, and with mobile phones in almost every hand, the Modi mania had petered out. It was easier to access social media platforms than sit around watching mainstream TV channels. What benefited him in 2019 hurt him in 2024. ऊपर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा भी है कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी के ये दिखाने से कि वे भगवान का रूप है, लोगों में एक अच्छी फीलिंग नहीं उजागर कर पाया है, वो भी तब जब लोगों को दिख रहा है कि कैसे आए दिन सीबीआई और ईडी मिनिस्टर्स को परेशान कर रही है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल stated, blatant and unjust misuse of investigating agencies in prosecuting only opposition leaders, including chief ministers, keeping them away from the electoral process, sent a very negative signal during the course of a serious electoral battle. Even the middle class, largely for Modi, did not appreciate the selective prosecution and inaction against those who were a part of or aligned with the establishment, though perceived to be highly corrupt. In fact, some of them were forced to defect and join the BJP under threat of prosecution. Such motivated actions may have benefited the BJP in some states, including Delhi and Jharkhand, having said that the Modi monotone was getting counterproductive. सिर्फ यही नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस बात पर भी एक रोशनी डाली है कि कैसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के अलावा ईसीआई भी यूनियन के कंट्रोल में दिख रही है, और स्पेशली तब जब उन्होंने इस मामले में कोई एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा। He stated, "The blatantly biased functioning of the Election Commission of India was yet another reason for public disproportion. Despite Modi's openly culpable statements in the midst of the elections, the ECI chose not to act.
This was not lost to the ordinary voters in the remote corners of the country thanks to social media. This too impacted the outcome. यहाँ पर अपने आर्टिकल में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये बात भी जोड़ी है कि कैसे जब पीएम मोदी को समझ आ गया कि उनके द्वारा दिए गए आश्वासन लोगों को सही नहीं लग रहे हैं, तो उन्होंने अपनी नीति ही बदल दी। हालांकि वो उनके लिए काफी खराब साबित हुई है। और इस बारे में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल stated, realizing that the first two phases of the Lok Sabha elections had not gone off too well, he started making speeches that did not befit the office he occupied. His statement that if Congress came to power, it would shower benefits to those who produce more children sought to recreate societal divisions which he thought would help him in the remaining phases. That did not happen. यहाँ पर आपको याद दिला देते हैं कि अपने स्पीच में आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है, तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। इस स्पीच के अलावा पीएम मोदी ने काफी कंट्रोवर्शियल बातें भी कही थी कि कैसे उन्हें भगवान ने भेजा है, और उन्होंने इस बारे में क्या कहा है एक नजर डाल लेते हैं। तो तब मुझे लगता है कि शायद परमात्मा ने स्वयं ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है। मैं कन्विंस हूँ कि परमात्मा ने किसी पर्पज के लिए मुझे भेजा है, और वो पर्पज पूरा होगा तो परमात्मा मेरा काम भी पूरा कर देगा। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कांग्रेस की भी बात उठाई है और कहा है कि भले कांग्रेस का प्रदर्शन इस इलेक्शन में उतना अच्छा नहीं था, पर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि देश में जनता को बीजेपी के अलावा एक दूसरी सरकार चाहिए थी, और अब तक जो कांग्रेस ने अपना परफॉर्मेंस दिया है वो अच्छा है। इस बारे में ही स्टेटेड, अबव ऑल द भारत जोड़ो यात्रा थैंक्स टू राहुल galvanized people. Priyanka's speeches were focused and combative, fitting replies to Modi's anti-Congress rants. There were three other factors. One, the handling of the economy with the price rise, which hurt ordinary people. इसके साथ आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अब लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुके हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में देश में और क्या बदलाव, और वो भी स्पेशली पॉलिटिक्स में देखने को मिल सकता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।